हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड एक टॉपिक है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। तो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री छोटा सा टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक में। इससे आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आज अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। सबसे पहले अपन बात करते हैं सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री अपन किसे बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, जनरली जो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अपन वो मेन एक बॉन्डिंग का पार्ट पढ़ते हैं जनरली, कि कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, उसमें बॉन्डिंग किस मैनर में। इसके लिए अपन एमओटी पढ़ते हैं, वीबीटी पढ़ते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात है तो वहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी जाती है। तो ये सारा सब कुछ है, इनको छोड़ के, इन सारे कॉन्सेप्ट को छोड़ के इनसे अलग एक और केमिस्ट्री है जिसको सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी ये सारी की सारी जो नॉन बॉन्डिंग वाली इंटरेक्शन है, जिनको अपन बोलते हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, वो किस में आती है? सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में आती है। वो किस में आती है? वो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। तो सुप्रामोलिकुलर जो केमिस्ट्री है वो अपने पास, अगर इसकी डेफिनेशन देखें अपन, तो जनरली इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन यही है। लेहन साइंटिस्ट है, लेहन साइंटिस्ट जो स्टार्टिंग में सुप्रामोलिकुलर की जो डिस्कवरी थी उन्होंने की थी। तो लेहन ने यही बताया है, उन्होंने ये बताया है कि सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री आप जो नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, इससे बियॉन्ड है, इससे परे है। वो आपके जो कॉन्सेप्ट इधर आप लगा रहे हो ना, बॉन्डिंग पैटर्न के, एमओटी के, वो इधर काम नहीं करेंगे। इनमें अलग इंट्रैक्शन होती है और उन इंट्रैक्शन को अपन यहाँ पे देखेंगे। वो कुछ स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स में होते हैं, जैसे क्राउन ईथर हो गए, क्रिप्टेंड हो गए, डेक्स्ट्रीन हो गए। ये कुछ कंपाउंड है जिनके अंदर सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री को अपन को देखना है। आई बात समझ में? इसकी बात करें अपन सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की डिस्कवरी की, या मैं बात करूं फादर ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, वो है J.M. लेहन। और इनको 1987 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1987 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। इनके अकॉर्डिंग अगर सुप्रामोलिकुलर की डेफिनेशन देखें तो देखो, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री डिफाइंड एज लेहन। और उन्होंने क्या डिफाइन की? उन्होंने डिफाइंड की है केमिस्ट्री बियॉन्ड द मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री बियॉन्ड द मॉलिक्यूल। आपसे एग्जाम में सीधा ये स्टेटमेंट भी पूछ लिया जा सकता है कि स्टेटमेंट किसका है। यहाँ पे क्या कि 2-3 साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है। सीधा ये भी पूछ सकता है कि केमिस्ट्री बियॉन्ड द मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये दिया था लेहन ने। इसका मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया है, केमिस्ट्री बियॉन्ड द मॉलिक्यूल। आप मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन या उसकी जो भी चीज़ें हैं उनसे परे चले जाओ आप, फिर जो आप केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हो वो आपकी सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री कहलाएगी। ये मॉलिक्यूल कैसे बना है या इसके बनाने में कौन कौन सी चीज़ें काम में आई है, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे रिएक्ट करता है, इससे कोई मतलब नहीं है अपन को ये देखना है कि इनके अलावा ये मॉलिक्यूल अब कैसे रह रहा है, किसी रिएक्शन में ये किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है अब बनने के बाद। वो आता है किसमें? सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में। नॉर्मल इंट्रैक्शन से अलग इंट्रैक्शन होती है जिनको नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ केमिस्ट्री बियॉन्ड द मॉलिक्यूल, मतलब केमिस्ट्री जो नॉर्मली हो उससे परे ये बात कर रहा है। दैट इज फोकस ऑन नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन और
बाइंडिंग, ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन की बात करता है। आई बात समझ में? ऐसे ही लेहन के जैसे ही कोई और साइंटिस्ट है जिन्होंने भी इसकी कुछ डेफिनेशन दी हुई है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन दूसरे की। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की। देखो इधर, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री कैन thus be regarded as involving a molecule or ion जिसको बोला जाता है होस्ट, बाइंडिंग another molecule और ion जिसको बोलते हैं गेस्ट, बाइंडिंग another molecule और गेस्ट इन कॉम्प्लेक्सेशन। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री अपन को क्या बता रही है? वो बता रही है कोई भी मोलिक्यूल या आयन वो बाइंड करेगा किसी अनोदर मोलिक्यूल या आयन के साथ किसी कॉम्प्लेक्सेशन के अंदर। जो मोलिक्यूल अपने ऊपर किसी बाहरी आयन को बाइंड करवा रहा है उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं उसको? होस्ट। और जो किसी मोलिक्यूल के ऊपर जाके उस पर एड ऑन हो रहा है या उसके साथ कोई इंटरेक्शन दिखा रहा है उसको बोला जाता है गेस्ट। सिंपल सी बात है। होस्ट गेस्ट का मीनिंग तो आपको समझ में आता ही है। होस्ट ये लार्जर मोलिक्यूल होते हैं जो बाहर से कोई आप आयन या कोई मोलिक्यूल इसके साथ बाइंड करवाना चाह रहे हो तो अपन उसको क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। जो होना चाह रहा है उसको क्या बोलेंगे? गेस्ट बोलेंगे। तो इसको होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री भी बोला जाता है। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का जो दूसरा नाम वो क्या है? होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री। मैं लिख देता हूं, it is also known as host guest chemistry। और यही एकमात्र ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन को पढ़ा जाता है। इसमें क्या पढ़ा जाता है? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन दूसरे साइंटिस्ट का कोई स्टेटमेंट है क्राम, वो क्या है? देखो इधर, देखो अकॉर्डिंग टू क्राम द होस्ट इज एनी मोलिक्यूल, द होस्ट इज एनी मोलिक्यूल और आयन whose having site converge in complexation and अदर मोलिक्यूल और आयन जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? गेस्ट बोल रहे हैं। हैविंग साइट डाइवर्ज इन कॉम्प्लेक्सेशन।
देखो इधर क्राम क्या बोलता है कि होस्ट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास कन्वर्ज साइट ऑफ कन्वर्ज या कन्वर्ज साइट होती है। कन्वर्ज का मतलब होता है एक फिक्स जगह, एकाग्र। होस्ट में एक फिक्स जगह होती है जिसको बोलते हैं कन्वर्ज साइट। इसके अलावा उसके पास कोई एक अदर साइट नहीं है जहाँ वो एक्टिविटी शो करे, इसकी फिक्स साइज होती है। जबकि जो अदर मॉलिक्यूल या मैं बात करूँ गेस्ट की, वो रखते हैं डाइवर्ज साइट। डाइवर्ज का मतलब होता है उसके पास कई ऐसी जगह हैं जहाँ से वो बाइंड हो सकता है। आई बात समझ में? तो क्राम ने कुछ नहीं बताया। क्राम ऐसे बोल रहा है कि आपके पास अगर कोई होस्ट मॉलिक्यूल है तो उस होस्ट मॉलिक्यूल के ऊपर साइट जो होती है वो कन्वर्ज साइट होती है, यानी वो एक जगह फिक्स रहती है, उसके अलावा उसके पास कोई साइट नहीं होती। वो जो साइट होगी उसी से वो एक्टिविटी शो करेगा। ऐसे ही जो गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास साइट होती है वो कन्वर्ज के अलावा होती है, वो डाइवर्स टाइप की होती है। डाइवर्स का मतलब होता है वो कई जगह से बाइंड हो सकता है। आई बात समझ में? उस पर बाइंडिंग साइट फैली हुई रहती है, उस पर जो बाइंडिंग साइट रहती है वो क्या रहती है? फैली हुई रहती है। आई बात समझ में? तो ये था क्राम का स्टेटमेंट, यानी कन्वर्ज और डाइवर्ज साइट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इंट्रैक्शन की। अब बात करते हैं अपन इंट्रैक्शन की, और इंट्रैक्शन कौन सी है? नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन। कौन सी है? नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन। तो मैं यहां लिखता हूं टाइप ऑफ नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन। सबसे पहले यहां पे मैं लिखूंगा इंट्रैक्शन का प्रकार। इंट्रैक्शन के प्रकार के बाद यहां पे लिखेंगे अपन स्ट्रेंथ। किसमें? किलो जूल पर मोल। आप स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो, आप एनर्जी भी लिख सकते हो, मीनिंग एक ही है। और इधर हो गया एग्जाम्पल। सबसे पहले जो इंट्रैक्शन है वो है आयन आयन इंट्रैक्शन। और जो आयन आयन इंट्रैक्शन होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 200 से 300 किलो जूल पर मोल। और इसका एग्जाम्पल है टर्सरी ब्यूटिल अमोनियम क्लोराइड। इनके जो साथ इंट्रैक्शन हो रही है उसको अपन आयन आयन इंट्रैक्शन कहते हैं। वो ये दिख रही है आपको, एक आयन इधर है, एक आयन इधर है, एक होस्ट है, एक गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। यहाँ जो इंट्रैक्शन होगी उसको अपन बोलेंगे आयन आयन इंट्रैक्शन। दूसरी आयन डाइपोल। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके जस्ट आगे अपन इसी को पढ़ेंगे, वो क्राउन ईथर की फॉर्म में पढ़ेंगे अपन। 50 से 200 किलो जूल के मिड में एनर्जी होती है इसकी। इसमें आएगा क्या? इसमें आएंगे आपके क्राउन ईथर। क्या आएंगे? क्राउन ईथर। जैसे 15 क्राउन 5, ये क्राउन ईथर का नोमेनक्लेचर आगे पढ़ेंगे अपन। ये क्राउन ईथर का एक नेम है। इनमें ये वाली इंट्रैक्शन होती है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो आपके एग्जाम में सीधा पूछ सकता है वो कि क्राउन ईथर में कौन सी इंट्रैक्शन होती है? आयन आयन इंट्रैक्शन होती है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन थर्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इनमें एनर्जी जो होती है ये होती है 5 to 50 किलो जूल पर मोल। इसका एग्जाम्पल है सिंपल सा एसीटोन। भाई एसीटोन का मॉलिक्यूल ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ ले लो, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, ऐसा ही होगा। इसको उल्टा करके लिख लो इंट्रैक्शन दिखाने के लिए आप। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रही है, इस इंट्रैक्शन को बोलते हैं अपन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। फिर बात करते हैं अपन फोर्थ एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग तो आप बहुत से कंपाउंडों में देखते हो आप। एच बॉन्डिंग की अगर बात करें अपन तो ये 4 से 120 किलो जूल
पर मोल के मिड में एनर्जी रखती है। इसमें आप कुछ भी देख सकते हो, HF मॉलिक्यूल हो गया, H2 हो गया, और जैसे बात करें अपन अमोनिया हो गया, ये कुछ मॉलिक्यूल है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ अपना कैटाइन पाई इंटरेक्शन। इसका एनर्जी गैप जो होता है वो 0 से लेके 50 होता है। कैटाइन पाई इंटरेक्शन, और कैटाइन पाई इंटरेक्शन में एग्जाम्पल है बेंजीन K+, यानी पोटेशियम बेंजीन की इंटरेक्शन। पोटेशियम बेंजीन की जो इंटरेक्शन होगी वो होगी आयन पाई इंटरेक्शन। इसके साथ ये जो इंटरेक्शन हो रही है, ये इंटरेक्शन हो रही है, ये वाले, क्योंकि पाई में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखी हुई है ना, पाई बॉन्ड जो उसमें, तो ये K+ इसके साथ केविटी में फंस जाता है और इंटरेक्शन जो शो करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पाई एंड कैटाइन इंटरेक्शन। पाई एंड कैटाइन इंटरेक्शन। उसके बाद अब पाई एंड पाई इंटरेक्शन, उसके बाद अब पाई एंड पाई इंटरेक्शन। पाई एंड पाई इंटरेक्शन जो है वो है 50 से लेके 80 किलो जूल पाई से पाई। कैटाइन और पाई, कैटाइन और पाई वाली ज़्यादा होती है ना, तो ये इसकी है। एक मिनट देखो, 5 to 80 किलो जूल पर मोल, और इस वाले की होती है 5 to किलो जूल पर मोल। ये हो गया ना, क्योंकि कैटाइन और पाई यहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। जब इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, तो ऑब्वियस बात है ये 5 to 80 रहता है। और पाई टू पाई इंटरेक्शन वाली कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे कोई आयन के साथ इंटरेक्शन नहीं होती है। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है अपना बेंजीन एंड ग्रेफाइट। बेंजीन एंड ग्रेफाइट। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट 7th पे वंडरवॉल की। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं वंडरवॉल इंटरेक्शन। वंडरवॉल इंटरेक्शन 7 पे है, वंडरवॉल्स इंटरेक्शन। ये होती है लेस देन 5 किलो जूल पर मोल, और ये वेरिएबल होती है। ये डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। मैं लिख देता हूँ, वेरिएबल डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ऑर्गन इज पैक्ड इन क्रिस्टल, ऑर्गन इज पैक्ड इन क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर ऑर्गन जो पैक्ड रहेगी उनमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। क्या रहेगा उसमें? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन होती है वो एग्जाम्पल देता है आपको कि किस में होती है। अभी मैं बताऊंगा आपको। क्राउन ईथर के बाद अपन पढ़ेंगे क्रिप्टेंट, क्रिप्टेंट के बाद पढ़ेंगे अपन डेक्स्ट्रिन। तो डेक्स्ट्रिन के अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन पे। लिख देता हूँ, स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन एनर्जी, ये वेरी रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, साइक्लोडेक्स्ट्रिन
इंक्लूजन कंपाउंड, साइक्लोडेक्स्ट्रिन इंक्लूजन कंपाउंड। तो ये अपन ने बात की है इनकी इंट्रैक्शन की। आपसे इंट्रैक्शन से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन एक तो वो मैंने बताया था क्राउन ईथर वाला, आपसे पूछ सकता है कि क्राउन ईथर में कौन कौन सी इंट्रैक्शन पाई जाती है। तो उसमें आयन और डाइपोल की इंट्रैक्शन पाई जाती है। फिर मैं बात करूँ डेक्स्ट्रिन वाली, साइक्लोडेक्स्ट्रिन की, वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब अपन सीधा बात करते हैं क्राउन ईथर की। नोट डाउन करिए इसे। अब बात करते हैं अपन क्राउन ईथर की। देखो हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट, क्राउन ईथर। बात करते हैं अपन इसकी कि एक्चुअल में क्राउन ईथर होते क्या है। सिंपल ईथर तो अपन जानते ही है, ऑक्सीजन एटम, उसके दोनों साइड कार्बन की चेन रहती है। अगर इसी कार्बन की चेन को आप साइक्लिक फॉर्म में ले आते हो और उसमें 3 या 4 से अधिक ईथर प्रेजेंट हो, ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपकी जो साइक्लिक रिंग बने वो बड़ी बने, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? क्राउन ईथर कहलाते हैं। और इनमें स्पेसिफिक ये जो स्पेसर होता है कार्बन कार्बन के साथ, वो CH2 स्पेसर होता है। ये फिक्स होता है, 2 कार्बन का स्पेसर होता है इनके बीच में। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। क्राउन ईथर इज ए साइक्लिक अरे ऑफ ईथर। क्राउन ईथर इज ए साइक्लिक अरे ऑफ ईथर and oxygen and its oxygen atom linked with CH2 स्पेसर। ऑक्सीजन एटम किसके साथ लिंक रहता है? CH2 स्पेसर के साथ। ये होते हैं क्राउन ईथर। आई बात समझ में? फिर बात करते हैं इनमें इंट्रैक्शन कौन सी होती है। क्राउन ईथर सो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। कौन सी इंट्रैक्शन शो करता है ये? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अब बात करते हैं अपन कि क्राउन ईथर जो लिखते हैं अपन, क्राउन ईथर के नेम की मैं बात करूं, क्राउन ईथर की स्ट्रक्चर लार्जर स्ट्रक्चर रहती है, उसका जो नाम लिखते हैं वो किस मैनर में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर लिखा जाता है क्राउन, और यहाँ पे स्मॉल नंबर लिखा जाता है, और बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है लार्जर नंबर। तो बड़े ब्रैकेट में लार्जर नंबर क्या लिखा जाता है? टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। जो भी क्राउन ईथर की साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी उसमें कितने एटम हैं, सारे के सारे, चाहे हेटेरो एटम हो चाहे कार्बन एटम हो, सबको इंक्लूड किया जाता है उसमें, जो एक दूसरे से लिंक रहते हैं। हाइड्रोजन एटम को काउंट नहीं करते हैं, जो एक दूसरे से सीधे लिंक रहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो सारे के सारे। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मैं स्मॉल नंबर की अगर बात करूँ, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अपने क्राउन ईथर में कितने हेटेरोएटम ऑक्सीजन उपस्थित है वो होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये क्राउन ईथर का नेम है। नेम कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले आगे ब्रैकेट के अंदर अपन लार्जर नंबर वाली संख्या लिखते हैं,
उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं जो किसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं। फिर क्राउन लिखते हैं, फिर लिखते हैं स्मॉल नंबर, जिसमें क्या लिखते हैं ऑक्सीजन एटम की संख्या। इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, ये एक क्राउन ईथर है। इस क्राउन ईथर में सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ एटम देखो, मैं यहाँ से दे देता हूँ, कहीं से भी दे लो आप। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल एटम कितने? 12। और इसके अंदर ऑक्सीजन एटम कितने? 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 12 क्राउन 4। ये इसका नेम होगा, सिंपल सा, ऐसे ही लिखना आपको। ये क्राउन ईथर का नेम होगा। ऐसे ही आप दूसरा भी ले सकते हो। कई बार बेंजीन रिंग भी आ जाती है। ये ले सकते हो आप। इसमें टोटल नंबर काउंट कर लो आप कि साइक्लिक पार्ट पे, इधर वाले पार्ट ये आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये वाले इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये ऐसे इंक्लूड करना आपको, इधर वाले पार्ट को नहीं, क्योंकि इसका रिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। रिंग में कंट्रीब्यूशन इस वाले का है, तो वही लेंगे अपन। तो ये गलती मत कर देना आप, ठीक है। तो कितने हैं? 15 क्राउन। कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये इसका नेम हो गया। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको जिस हिसाब से बताए उस हिसाब से नोमेनक्लेचर करना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे अगर आपको दिख जाए तो जो रिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है उन्हीं के एटम काउंट करने हैं आपको, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे स्पेसिफिक क्राउन ईथर, जिसमें स्पेसिफिक मेटल फिट होती है। वो कौन कौन से क्राउन ईथर हैं? देखो इधर मैं बात करूँ आपसे अगर लिथियम प्लस की, मैं बात करूँ आपसे सोडियम प्लस की, और मैं बात करूँ आपसे किसकी? पोटेशियम प्लस की। देखो इधर ये फिक्स क्राउन ईथर में ही फिट होते हैं। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस क्राउन ईथर के लिए कौन सी मेटल सूटेबल है। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाली मेटल किस क्राउन ईथर के लिए सूटेबल रहती है। तो मैं यहाँ क्राउन ईथर लिख देता हूँ। ये जो लिथियम प्लस है इसकी रेडियस 12 क्राउन 4 वाले जो ईथर है क्राउन ईथर उससे मैच करती है, उसकी कैविटी से मैच करती है, तो ये उसमें आसानी से फिट हो सकता है। इनकी साइज ज़्यादा बड़ी होती है, इस कैविटी में आप इसको फिट नहीं कर सकते 12 क्राउन 4 वाले में। तो इसके लिए सूटेबल कौन है? क्राउन 4। ये इसके साथ फिट होगा क्योंकि इसकी कैविटी की रेडियस और इसकी रेडियस उस रेशो में फिट होती है, उस दायरे में आता है ये बराबर, या अप्रोक्स अपन मान सकते हैं कि इसकी थोड़ा बहुत इसकी साइज बड़ी होती है, लेकिन ये लिथियम प्लस वाला उसमें आसानी से फिट हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सोडियम वाले की, तो ये रहता है 50 क्राउन 5। ये किस में फिट रहता है? 50 क्राउन 5। और इधर अगर मैं बात करूँ तो ये रहता है 18 क्राउन 6 के साथ। तो क्राउन ईथर लिथियम प्लस वाला
इसके साथ रहेगा, सोडियम प्लस वाला इसके साथ रहेगा, कैल्शियम प्लस इसके साथ रहेगा। ये एग्जाम में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 18 क्राउन 6 के लिए कौन सी मेटल सुटेबल रहेगी, ऑप्शन में दे देगा ये K+। आई बात समझ में। इनके साथ ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन शो करते हैं, वो कैसे करते हैं मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। देखो लिथियम प्लस इसके ऊपर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये बन गया आपके पास डाइपोल और ये रहा आपके पास आयन। तो कौन सी इंटरेक्शन हो रही है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सी इंटरेक्शन हो रही है इसके साथ, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है। ऐसे ही 50 क्राउन 5 में कौन सी मेटल फिट हो जाएगी, इसके अंदर सोडियम प्लस वाली मेटल फिट हो जाएगी। सेम वही है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव और इधर डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये डाइपोल बन गया और डाइपोल किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, आयन के साथ। ये अपना 15 क्राउन 5 वाला क्राउन ईथर है। ऐसे ही इसका हो जाएगा, तो आपको इंटरेक्शन दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक है कन्फर्मेशनल एंट्रोपी का, छोटा सा इसमें डिस्कस करेंगे अपन। एंट्रोपी का मीनिंग तो आपको सबको समझ में आता ही है, थर्मोडायनेमिक्स में आपने सबने पढ़ रखा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ रखा है आपने। वो क्या स्टेटमेंट है, वो रैंडमनेस को बताता है कि इस यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बताता है वो चीज़ आपने वहाँ पे पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है कन्फर्मेशनल एंट्रोपी। अब वो क्या बला है उसको अपन जान लेते हैं, क्योंकि मैं आगे आपको क्रिप्टेंड पढ़ाऊंगा, तो क्रिप्टेंड में वो थोड़ा बहुत काम में आएगा आपके, ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस भी है। तो आगे बात करते हैं अपन कन्फर्मेशनल एंट्रोपी के, इसी में क्राउन ईथर में। देखो कन्फर्मेशनल एंट्रोपी, कन्फर्मेशनल एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी के बारे में तो आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स में कि ये रैंडमनेस को बताती है और ये स्पॉन्टेनिटी की, और अगर कोई सिस्टम जा रहा है तो उसको बताती है कि एंट्रोपी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो सिस्टम किधर जा रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कन्फर्मेशनल एंट्रोपी थोड़ा लोचा है इसमें। वो क्या है, देखो इधर यहाँ पे जो एंट्रोपी अपन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, KLN W। के आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लोगरिथम नेचुरल लोगरिथम है ये ln, इसकी वैल्यू 2.03 लॉग होती है। और यहाँ ये जो W है ये बताता है किसको, स्पेसियर अरेंजमेंट। या मैं बात करूं डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी लेवल। जिस एटम या मॉलिक्यूल या कोई लार्जर मॉलिक्यूल है उनके लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल अगर उसके बढ़ते जाएंगे, यानी वो जितने ज़्यादा डिफरेंट लेवल में एग्जिस्ट करेगा उसके लिए एंट्रोपी का मान ज़्यादा आएगा। या मैं बात कर सकता हूँ कि डिफरेंट एनर्जी लेवल का मतलब आप समझ रहे हो, उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। कन्फर्मेशनल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल के लिए ये वर्ड काम में लिया जाता है। जैसे प्रोटीन फोल्डिंग में आपने बायोफिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसके बायोफिजिकल केमिस्ट्री रही होगी उसमें फिजिकल स्पेशलाइजेशन में उसने पढ़ा होगा कि प्रोटीन फोल्डिंग जो होती है उसमें भी ये टर्म काम में आती है। प्रोटीन फोल्डिंग जब होती है तो उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है, उससे पहले वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे उसकी फोल्डिंग होती है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है उसकी डिक्रीज क्यों होती है, पहले वो खुला था स्पेस में, वो उसके अलग अलग क्या थे उसके कॉन्फ़िगरेशन थे। जैसे ही उसने बाइंडिंग की उसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन हुई, वो एक स्पेसिफिक फिक्स उसमें आ गया,
जैसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गई उसकी, बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गई उसकी, बीटा प्लेटेड हो गई स्ट्रक्चर, फिक्स हो गई वो, तो वहाँ आने के बाद अब उसके जो 3D में जो उसके एनर्जी के जो लेवल थे वो फिक्स हो गए, अब वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एंट्रोपी उसकी डिक्रीज होती है। सेम ऐसा यहाँ पे है, डिफरेंट एनर्जी लेवल होंगे तो उसके लिए एंट्रोपी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं अपन इनमें, जैसे देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इस वाले क्राउन की, अभी मैंने इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करवाई, ये है फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, और फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल है तो इसके वेरियस अरेंजमेंट होंगे। फ्लेक्सिबल है ना, ये तो कितने भी तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, इसकी हर एक टाइम पे हर एक सेकंड पे अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी, अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी तो एनर्जी लेवल अलग होगा, यानी एंट्रोपी ज़्यादा आएगी। कुल मिला के बाद इसके पास ज़्यादा वेराइटी है, जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी, जितनी ज़्यादा उसके पास रैंडमनेस होगी, उसके पास एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो मैं लिख देता हूँ, सो वेरियस स्ट्रक्चर, तो ये वेरियस स्ट्रक्चर शो करेगा। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसकी रिएक्शन कराता हूँ पोटेशियम फ्लोराइड के साथ, तो ये K+ इसमें जाके फंस जाता है, K+ इसमें जाके फंस जाता है, और K+ अगर यहाँ जाके फंस गया तो इसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा, और ये क्या करता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को गायब कर देता है, इसको रिजिड बना देता है। अब रिजिड बना दिया तो अब ये एक जगह ही रहेगा, इसकी एनर्जी आप चेंज नहीं कर सकते, ये एक फिक्स स्टेट में आ गया। तो आप इधर से इधर जा रहे हो तो आप फ्लेक्सिबल से रिजिड की साइड, तो जैसे ही क्राउन ईथर का फॉर्मेशन होगा तो आपको दिख रहा है कि एंट्रोपी का लॉस हो गया यहाँ, तो पहले यहाँ ज़्यादा थी यहाँ कम हो गई। तो क्राउन ईथर का फॉर्मेशन जब भी होगा आपको ये चीज़ याद रखनी है, एंट्रोपी लॉस होता है, जिसको कन्फर्मेशनल एंट्रोपी बोला जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सीधा आएगा कि क्राउन ईथर के फॉर्मेशन के टाइम पे जो कन्फर्मेशनल एंट्रोपी होती है उसका मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, जो भी है, तो क्या होता है, घटता है। मैं लिख देता हूँ, रिजिड क्राउन ईथर, रिजिड क्राउन ईथर, तो रिजिड हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ कन्फर्मेशनल एंट्रोपी, यानी आप अगर क्राउन ईथर का फॉर्मेशन करोगे तो वहाँ पे एंट्रोपी का लॉस दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन से क्या बना लेता है, रिजिड क्राउन ईथर बना लेता है। पहले क्या था, फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल था, वेरियस उसकी स्ट्रक्चर थी, लेकिन जैसे ही क्राउन ईथर एक पैक्ड स्ट्रक्चर में गया तो वो हो गया रिजिड। रिजिड होने का मतलब है अब उसके पास वेराइटी नहीं है, W की वैल्यू आप अब उसकी चेंज नहीं कर सकते। जब चेंज नहीं कर सकते तो S कहाँ से चेंज होगा, उसमें इधर W ज़्यादा था और इधर W क्या है, लेस, तो W इधर जाने पे कम हो रहा है ना, जब W कम हो रहा है तो S भी क्या होगा, कम होगा, ओबियस बात है। तो कन्फर्मेशनल एंट्रोपी क्या है, उसकी कम हो जाएगी। आई बात समझ में, ये था क्राउन ईथर के बारे में। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे अपन क्रिप्टेंड। इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी और है, ये एक फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की तरह काम में आता है, वो अपन को देखना है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्रिप्टेंड और साइक्लोडेक्स्ट्रिन। फिर बात करेंगे अपन इसकी जो सुप्रामोलिकुलर की जो डिवाइसेज होती है उनके बारे में। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ओके।